नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन। आइए आपको सीधे चलते हैं। एनएस से अजीत डोवाल के साथ मीटिंग हो रही है। I had a wonderful meeting, the last round in Beijing, and I'm very happy that since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. So thank you very much, sincerely, I welcome your initial remarks. 大家早上好，非常欢迎您和您的代表团来到新德里参与14轮特别代表的会议。上次我们在北京会见，开了非常圆满成功的会议。过去9个月呢。 हैदराबाद हाउस से आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जहां पर एनएसए चीफ अजीत डोवाल ने साफ तौर पर अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में, क्योंकि जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत दौरे पर हैं, साफ तौर पर कहा कि ये जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला। और कज़ान के बाद जिस तरह से जो मुलाकातों का सिलसिला रहा है वो एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव टेरिटरी में है। उन्होंने ये कहा कि ये द न्यू एनवायरनमेंट इज़ हेल्पफुल, यानी जो भारत चीन का जो सीमा का जो मुद्दा है उस पर ये जो विशेष बैठक हुई, उन्होंने कहा कि जो ये नया हम इस वक्त वातावरण देख रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा जब हम दोनों देशों को और दोनों देशों के बीच जो लोकहित और साझा हितों को साथ लेकर चलने की बात यहाँ कही गई है। इसमें सबसे अहम पॉइंटर यहाँ पर ये भी है क्योंकि इसी महीने के अंत में एससीओ की बैठक होनी है और जिस तरह से अभी जो विदेश मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और आज की इस मीटिंग में जिस तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में साफ तौर पर एनएसए अजीत डोवाल ने कहा कि ये जो पूरा माहौल है ये अपने आप में एक पॉजिटिव टेरिटरी का एहसास दिलाता है, जिसके लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा था कि कैसे चाइना के साथ लगातार अपने रिश्तों को एक सकारात्मक माहौल पर ले जाने की तैयारी है। उस लिहाज से आज की जो ये मीटिंग है उस मीटिंग पर सभी की निगाहें सामने थी और हमने देखा कि भारत के दौरे पर जिस तरह से विदेश मंत्री आए हुए हैं और आज दोनों पक्ष सीमा मुद्दे पर जो बैठक है उसकी अगुवाई करते हुए यहाँ पर नजर आए कैसे कैसे जो 3 इम्पॉर्टेंट मूल सिद्धांत हैं, खास तौर पर जब हम आपसी हितों की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम आपसी सम्मान की बात करते हैं और पारस्परिक संवेदनशीलता, इन तीनों ही अहम केंद्र बिंदुओं को फोकस में रखते हुए इस मीटिंग की शुरुआत हुई है। और दोनों देशों ने, अगर हमने देखा कि हाल ही के सालों में गलवान घाटी की अगर बात की उसके बाद से काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है और अहम मुद्दों पर बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है, रचनात्मक बातचीत हुई है और
कोशिश यही है कि बैठक के दौरान जो अहम कई मुद्दे हैं जिसमें हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, सीमा व्यापार को आगे ले जाने की बात की जा रही है, इन तमाम अहम मुद्दों पर पहले भी चर्चा हुई है और इस पर अभी भी चर्चा होने की संभावना जताई गई है। और इस लिहाज से इस बैठक में यही जोर दिया गया कि हाल ही के वर्षों में अगर एक रिश्तों में जो थोड़ी तल्खी आई थी उसे कैसे गर्माहट के साथ इस खास तौर पर एक पॉजिटिव माहौल में आगे लेकर जाया जाए। तो जो विदेश मंत्री हैं चीन के, वो भारत दौरे पर हैं। हमने देखा कि उनकी मुलाकात जो एनएसए चीफ हैं अजीत डोवाल हैं उनके साथ हुई है और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में साफ तौर पर जो बायलैटरल रिश्ते हैं उनका एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं ये दौर, उसका जिक्र एनएसए चीफ अजीत डोवाल ने यहाँ पर किया है। और ये जो मीटिंग है ये सीमा वार्ता के विशेष प्रतिनिधियों के तौर पर हो रही है और वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर भी अभी बहुत से बड़े आउटकम्स इस मीटिंग से निकलकर सामने आएंगे और ये अहम हो जाएगा क्योंकि कैसे भारत और चाइना की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख साझेदार भी हैं, लेकिन अब इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए आज की इस मीटिंग पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम साझा कर रहे हैं कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर ये बैठक हुई है और बैठक के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद, जैसा कि शुरुआत में ही एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने कहा कि द बायलैटरल एनवायरनमेंट इज हेल्पफुल। प्रधानमंत्री एससीओ समिट में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री एससीओ समिट में शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के चीन दौरे से पहले बैठक महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में ही किया था कि अभी का जो परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव, जो बैकग्राउंड है वो ये कि एससीओ की बैठक से पहले ये बैठक हो रही है और इस बैठक से संबंधों को नई गति मिलती हुई नजर आएगी। इसका जिक्र भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अजीत डोभाल ने कहा। तो भारत चीन सीमा मुद्दे पर यह बैठक हो रही है जहां पर पॉजिटिव नोट की बात उन्होंने की, सकारात्मक परिणाम उम्मीद के लिहाज से आने की उम्मीद इस बैठक से की जा रही है। हालांकि ये बैठक अभी अंडरवे है और इस बैठक से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। अभी जो रिश्ते हैं और उससे पहले जो रिश्ते रहे हैं उसमें काफ़ी आयाम और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है और अभी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने की संभावना इस पूरी बैठक से जताई जा रही है। एससीओ से पहले ये बैठक हो रही है तो आपको बैकग्राउंड समझना होगा। अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं हमारे। अखिलेश, भारत चीन सीमा मुद्दे पर अभी बैठक अंडरवे है। एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने जो ओपनिंग रिमार्क्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि बैठक से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है और उनका जो पहला वाक्य था अखिलेश, बायलैटरल एंगेजमेंट्स आर मोर सब्सटैंशियल, यानी कि अब वो ज्यादा स्थायित्व और ज्यादा गहरी हैं पहले के मुकाबले। देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनौतियां गहरी होती हैं तो दोनों देश जो है या सभी देश उन मित्रों, उन जो लोग देशों के साथ संबंध को और सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ उनके संबंध सुदृढ़ करने की संभावना है। और भारत और चीन बराबर ये महसूस करता रहा है कि उन दोनों देशों के संबंध जो है काफी सुदृढ़ हो सकते हैं। दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े पड़ोसी है। दुनिया में इतना बड़ा कोई दो पड़ोसी देश भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, चीन दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। लेकिन संबंधों में कि बीच में चीन की तरफ से कुछ ऐसे सीमा पर ऐसी कार्रवाइयां होती है जिसकी तरफ से दोनों देशों के संबंध फिर खटास में आ जाती है। हमेशा भारत का ये कहना रहा है कि सीमा पर शांति जो है वो बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य रखने के लिए। तो इधर कई पहलुओं से ऐसे देखा गया है कि भारत चीन सीमा पर शांति है और दोनों देश गंभीरता से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पर ये शांति जो है बरकरार रहे। और इसी की कड़ी में अजीत डोभाल भी पिछले महीने गए थे वहां पे चीन पे और उन्होंने वांगी से वहां भी मुलाकात की थी, वहां उन्होंने शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। और अभी वांगी जब आए हैं तो वांगी के आने का एक उद्देश्य तो सीमा जो विशेष प्रतिनिधि है, वांगी भी सीमा मामलों पे चीन के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल सीमा
मामलों पे भारत की विशेष प्रतिनिधि है। उन दोनों के बीच जो बातचीत होनी है तो समझ सकते हैं कि पहले अजीत डोभाल ने जो बात की है उस बात को और ज्यादा जो बिंदु रह गए थे उन बिंदुओं को और ज्यादा मजबूती से किया जा रहा है। दरअसल क्या रोड मैप हो सकता है सीमा पर शांति को स्थापित करने का या इनकर्शंस को रोकने का, इन सारी रोड मैप पे विचार होगा। और उस रोड मैप के बाद अगर स्थिति बनी तो घोषणा भी होगी, कुछ बिंदुओं की घोषणा होगी। तो सबसे अहम बात यही है कि ये जो सीमा मसला है भारत और चीन के बीच का बहुत ही अहम मसला है और इस पर बातचीत। लेकिन एक बात तय है अखिलेश, एक बात तय है कि इससे पहले सोमवार को जब वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी, तो उन्होंने भी बहुत अहम पॉइंट कहा, जो कहीं ना कहीं जो डोभाल साहब है उनकी बात को अंकित और परिलक्षित करता है कि पॉजिटिव मोमेंटम की नींव रखी तब जा सकती है जब सीमा क्षेत्रों पर शांति और स्थिरता के साथ काम किया जाए। निश्चित तौर पर पॉजिटिव मोमेंटम बहुत जरूरी होता है और इसीलिए जब दोनों देश माने कि ये पॉजिटिव मोमेंटम का टाइम है, अभी चीन भी यह समझ रहा है कि भारत के साथ संबंधों को सुधार कर ही जो अर्थव्यवस्था पे नई चुनौती आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो उसका सामना किया जा सकता है। और भारत तो लगातार चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की बात करता रहा है और आप देखेंगे तो भारत और चीन का जो व्यापार है $100 बिलियन से पार है। और भारत की कोशिश है कि इसमें कितना संतुलन लाया जा सकता है। सीमा पर जो मसला है, कई बार ऐसे बात अजीत डोभाल ने भी कहे हैं, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भी कहा है कि जो विवाद है सीमा पे उन विवाद को झगड़ा में न बदलने दें। तो उन विवादों को झगड़ा में न बदलने का एक तरीका ये होता है कि ऐसा न माने कि जो विवादित जगह है वो सारी विवादित जगह मेरी है या आपकी है, ऐसा नहीं हो सकता। विवादित जगह है, कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठकर और उसके बीच का रास्ता निकालना होगा। एक तरफा कार्रवाई से अगर करेंगे तो वो विवाद कभी हल नहीं होंगे, लगातार तनाव बना रहेगा और यह दोनों देशों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और न सिर्फ दोनों देशों के बल्कि कई अन्य देश जो ग्लोबल साउथ के देश है, खास करके जो देश जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी विकसित होना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए दोनों देशों की यह जिम्मेदारी है, चीन की और भारत की दोनों की, कि वो अपने बीच में इस तरह का की प्रतिस्पर्धा ना है जो कह सकते हैं कि एक नेगेटिव उसका कोनोटेशन हो। तो इसीलिए कल विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बातें कही कि आपसी सम्मान बहुत जरूरी है, आपसी हितों की रक्षा, आपसी हितों की चिंता और एक दूसरे देशों के बारे में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। तो अगर तीन बातों का, इन तीन फॉर्मूला का किया जाए तो लगता है कि भारत और चीन के बीच के संबंध जो है काफी मजबूत हो सकते हैं। और इसी दिशा में कल उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की थी, आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात हो रही है और शाम में वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनसे भी वो शी जिनपिंग का संदेश सौंपेंगे और जो वार्ता हुई है उसका जिस्ट भी उन्हें बताएंगे। जी, लेकिन साफ तौर पर एक बात बहुत अहम तौर पर सामने आती है अखिलेश की, पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान जो दोनों देश हैं और संवेदनशीलता, इन तीन प्रमुख केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही, जिस तरह से कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा और यहाँ पर जो अब आउटकम निकलकर सामने आया, कल की शुरुआत भी कुछ इसी लिहाज से अजीत डोभाल ने की है। निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा भारत और चीन सीमा के मसले पे हमेशा ये बात रही है कि आप दोनों देशों की जनसंख्या का ख्याल रखिए, दोनों देशों के भूभाग का ख्याल रखिए और कहाँ नेचुरल किसका एक्सेस है इसका भी ख्याल रखिए। और इसी पे लगातार बातचीत होती रही है। बीच में उल्लंघन होता है चीन की तरफ से, बीच में कई बार उल्लंघन होता है, अब उसके बाद फिर भारत की से जवाब दिया जाता है और उस जवाब के बाद फिर थोड़ी देर के लिए तनाव बरकरार रहता है। लेकिन बार बार चीन को भी यह महसूस होता रहा है कि भारत के साथ लंबे समय तक तनाव जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी गहरी चुनौतियों से घिर रही है। चीन को भी कई देशों के आक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। सारे देशों को ये लग रहा है कि चीन जो है सप्लाई चेन पे मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए चीन के सामने भी चुनौतियां बहुत बड़ी है और ऐसी चुनौतियों की स्थिति में भारत के साथ उनको एक शांतिपूर्ण साहसित बनाने की जरूरत है और इसीलिए चीन की तरफ से भी लगातार पॉजिटिव मैसेज दिए जा रहे हैं। अगर चीन की तरफ से आने वाले आप ट्विटर हैंडल को देखिएगा, चाहे वो चीनी दूतावास जो भारत में है उनकी तरफ से या चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, सारे ट्विटर हैंडल्स में आपको मिलेंगे कि किस तरह से चीन और भारत के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ रहा है। भारत के लोग चीनी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो सॉफ्ट बातें जब आती है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों देश जो है वो चाहते हैं कि जो खटास है उस खटास को दूर करके उसको एक ऐसे सॉफ्ट
डिप्लोमेसी में बदला जाए, ताकि दोनों देशों की जनता के बीच में भी भरोसा बने। क्योंकि जब टकराव बढ़ता है तो जनता के बीच का भरोसा भी टूटता है, और जनता के बीच का भरोसा टूटता है तो सरकारों पर भी दबाव बनता है कि वो सहयोग को कम करें। अखिलेश, इसको हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री और जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, रूस के कजान में मुलाकात हुई, और अब ये एक डायलॉग मैकेनिज्म है जो अलग अलग तंत्र से शुरू किया जाएगा। ये डायलॉग मैकेनिज्म एससीओ की बैठक से पहले किस तरह के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को फ्यूल अप करता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, एससीओ में जो है भारत, चीन और रूस, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जो क्षेत्रीय कह सकते हैं कि वो क्षेत्रीय ताकत है। चीन और रूस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। चीन और रूस दोनों को कह सकते हैं कि एक तरीके से पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध अभी नहीं है। खास करके रूस यूक्रेन युद्ध की तरह की वजह से भारत के साथ भी पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, एक तरीके से टकराव की स्थिति में आना चाह रहा है। तो इस ऐसी स्थिति में एससीओ जो मंच है, एससीओ में का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसमें काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। और उस चर्चा में इस बात को भी शामिल किया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, कि किस तरीके से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रीय टकराव न बने, और उसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक जो कनेक्ट सहयोग है, उन सहयोग के मुद्दे पे कह सकते हैं चर्चा करके ऐसी एक स्थिति का निर्माण किया जाए ताकि क्षेत्र से बाहर निर्भरता कम हो और सुरक्षा की वजह से क्षेत्र के बाहर के लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसलिए एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले की यह जो बातचीत है, जो वार्ता का मैकेनिज्म है, उस वार्ता का मैकेनिज्म स्थापित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, आपसी विश्वास जरूरी है, और आपसी विश्वास के लिए दोनों देशों की तरफ से कहा जाता है आपसी विश्वास के लिए डायलॉग मैकेनिज्म जरूरी है। और अब जब इस मीटिंग का आउटकम सामने आएगा तो वो हम समझ पाएंगे कि किस तरह से क्या की टेक अवेज रहे इस बैठक के जरिए। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है, जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनकी आज शाम। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई सहयोगी दलों सहित उनके शीर्ष नेताओं ने सम्मानित किया। एनडीए की संसदीय दल बैठक में इससे पहले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सभी से परिचय करवाया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में भाजपा के अगुवाई वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में राधाकृष्णन की जीत निश्चित है। उधर विपक्षी गुट इंडी ब्लॉक ने भी संकेत दिए कि वो अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबला करवाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ साथ सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की। 67 साल के राधाकृष्णन एक अनुभवी भाजपा नेता हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी
आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल विवाद को लेकर नेहरू पर करारा हमला बोला। इस विषय पर लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के मुख्य सचेतक लोकसभा में डॉक्टर संजय जायसवाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री आज नेहरू को लेकर बहुत आक्रामक नजर आए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, क्या? लेकिन एक सवाल तो जरूर है कि सिंधु जल समझौता जो पूरे तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया, 3 नदियों का सारा पानी, और इतना ही नहीं किया गया बल्कि जिस जमाने में 10 ग्राम का महज सोने की कीमत 2 रुपए होती थी, उस जमाने में 83 करोड़ देके उनके सारे नहरें बनाई गई। आज जो भारत में पंजाब हरियाणा के बीच में जल को लेकर विवाद होता है, हरियाणा दिल्ली को लेकर विवाद होता है, सिंधु जल समझौता नहीं होता, ये कोई विवाद नहीं होते। और दुनिया में ऐसा कौन समझौता होता है जिसमें आप सारा अपने यहाँ से निकला हुआ पानी उठा के दूसरे देश को दे देते हैं? ऐसा तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा पाप था जिसको ठीक करने का काम कांग्रेस के अन्य पापों की तरह, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सिंधु जल समझौता हो, इन सभी को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में जो एनडीए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनका प्रधानमंत्री ने अभिनंदन भी किया, स्वागत भी किया, और क्या सभी को ने स्वागत किया। जो उनका एक्सपीरियंस है सांसद के तौर पर, जो उनका एक्सपीरियंस है झारखंड के राज्यपाल के तौर पे, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे, और वो सभी से हमेशा समन्वय बना के चले, चाहे वो झारखंड के रहे, चाहे तेलंगाना के रहे, या फिर महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक जब विपक्ष का शासन था वो रहे, सभी से समन्वय बना के वो चले। इसलिए एनडीए के सदस्य के रूप में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के चेयरमैन का पद को सभी दलों को एक साथ मिलकर समर्थन देना चाहिए। लोकसभा में मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो पद होता है या राज्यसभा के चेयरमैन का पद, वह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लिहाजा एक आम सहमति बनाकर इस चुनाव को संपन्न कराया जाना चाहिए। इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। इंडी गठबंधन आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब से थोड़ी देर में इंडी ब्लॉक के नेताओं की बैठक होनी है। सोमवार को भी कई विपक्षी नेताओं ने खड़गे के आवास पर बैठक की और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर चर्चा की है। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने की वजह से गतिरोध दूर नहीं हो पाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र के पिछले 4 सप्ताह के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण एक दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। वहीं सत्र के अंतिम सप्ताह के दूसरे दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो पाई। उपसभापति हरिवंश ने सुबह विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के बाद कहा कि उन्हें नियम 268 के तहत 4 विभिन्न विषयों पर चर्चा कराने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के 20 नोटिस मिले। ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उनका इतना कहते ही विपक्षी सदस्य अपनी जगह से उठकर जोर जोर से बोलते हुए आसन की ओर बढ़े। उपसभापति ने हंगामा करने वाले सदस्यों से अपनी जगह पर लौटने और सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। इस बीच उपसभापति के संज्ञान में लाया गया कि कुछ सदस्य सदन में बैज लगाकर आए हैं। इस पर उपसभापति ने कहा कि सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नियमों के अनुरूप नहीं है। सदन में अव्यवस्था का माहौल देखकर सभापति ने
कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय से भारतीय भाषा अनुभाग में कर्मियों की संख्या से जुड़ा सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। वहीं बात मुंबई की, जहां महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में आज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में बारिश का जो दौर है उसकी वजह से आज तड़के सुबह 4 बजे से सुबह 11 बजे तक शहर में औसतन 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उपनगरों में ये मात्रा और भी अधिक रही। मिठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर तक पहुंच गया और कुर्ला के क्रांतिनगर क्षेत्र में 350 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर बीएमसी ने घोषणा की कि मुंबई शहर और उपनगरों में स्थित सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भारी बारिश के कारण बीएमसी ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लोगों से भारी बारिश की संभावना के चलते सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जबकि हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आज सुबह 6 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.91 मीटर पर पहुंच गया, जो अब घटने लगा है। फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर 205.79 मीटर पर बना हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही यमुना का ब्रिज है, ओल्ड रेलवे ब्रिज, जहां पर मापा जाता है कि दिल्ली के अंदर इस समय कितने पर यमुना नदी बह रही है। और इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय भी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबह 6 बजे मंगलवार को यमुना नदी का जल स्तर 205.91 मीटर था, जो 1 घंटे बाद घटकर 205.85 मीटर पर पहुंच गया और फिर उसके 1 घंटे बाद 205.79 मीटर पर ये यमुना नदी का जल स्तर पहुंच गया। और लगातार दिल्ली के अंदर अब यमुना नदी का जल स्तर घटने लगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार समीक्षा कर रही हैं। सोमवार को भी उन्होंने असीता और दिल्ली आईटीओ छठ घाट समेत कई घाटों का निरीक्षण किया और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका विशेष रूप से जायजा लिया। और मंगलवार की सुबह भी वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची, जहां पर कहीं न कहीं यमुना के जल स्तर की वजह से इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यमुना नदी के किनारे जिन इलाकों में पानी घुस गया, वहां पर दिल्ली सरकार ने लोगों के रहने के लिए विशेष शिविर बनाए। इन शिविरों में लाइट, पानी और पंखा समेत सभी सुविधाएं दी गई। दिल्ली के यमुना बाजार पर एक शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने के बाद जो इलाके प्रभावित हुए हैं उनके लिए खास तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से इस तरह के टेंट बनाए गए हैं और इस टेंट के अंदर लोगों को रखा जा रहा है। तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर पंखा लगाया गया है, लाइट लगाई गई है। कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे जी, आपके लिए सुविधा दी गई है? हाँ, लोग हम लोग के लिए बहुत सुविधा करे हैं। तो अभी क्या क्या दिया है आपको सरकार ने यहाँ लगा के? हाँ, लाइट है, बिजली, पंखा, टेंट दिया ना, और टेंट लगाया है रात में, पंखो दिया है, ये सब चीज लगाया है। हाँ, लाइट भी दिया है। निचले इलाकों में उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने खास तौर से इस तरह के शिविर बनाए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना ने संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चला रखा है।
नागरिक प्रशासन, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने राइजिंग स्टार कोर के सैनिकों के साथ मिलकर फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, साथ ही भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय प्रदान किया। जबकि नागरिक चिकित्सा कर्मियों के सहयोग से सेना की चिकित्सा टीमों ने घायलों की आवश्यक देखभाल की है। वहीं हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण उफनती व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हुई, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।